नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। 2014 के बाद मोदी सरकार विकास की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। अब विकास की योजनाएं कितनी कारगर साबित होगी, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के क्षेत्रीय मंत्री इंद्रपाल बजरंगी जी हैं और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंद्रपाल बजरंगी जी से। इंद्रपाल बजरंगी जी, 2014 के बाद हम 2025 में आज खड़े हुए हैं। मोदी सरकार को आप कितने नंबर देते हैं? देखिए, मोदी सरकार को मैं ही नहीं, पूरा देश 100 में से 100 नंबर देता है। पूरा देश ने देखा है कि विकास कार्य पिछले वर्षों में कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश ही, मैं नहीं, पूरा देश 100 में से 100 नंबर देता है। और त्यागी जी, आप? देखिए, 2014 के बाद 2025 में हम लोग खड़े हैं। बड़ा कालखंड होता है और एक दशक की पूरी यात्रा आप कहें हो चुकी है। तो मोदी सरकार को आप नंबर कितने देते, जरा ये बताइए। देखिए योगेश जी, काम देखेंगे नोटबंदी के, कोविड काल के इनके जो कार्य थे, तो 0 ही नंबर दिए जाएंगे। योजनाएं तो इनकी कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाकी वो अलग बात है, इन पे हुनर है जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। तो उस पर हमारे बजरंगी जी जो नंबर देना चाहे भाई, वो उसका ये प्रवक्ता है। बजरंगी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा जो है वो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करती है, मुसलमानों को डराती है, धमकाती है। आप एक पार्टी विशेष को डरा धमका रहे हैं, कुछ ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिनके ऊपर जनता में डर है, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो 0 नंबर दे रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के मेरे प्रिय मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराती है, धमकाती है या किसी वर्ग को धमकाती है। ये भी वास्तव में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे आंकड़े गूगल पे हैं, सारे आंकड़े समाचार चैनलों पर हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इस देश में मोदी सरकार ने एक वर्ग विशेष को डराने धमकाने का काम किया है। यह सबसे अधिक इस संपूर्ण विश्व में जितनी योजनाएं हो सकती थी एक वर्ग विशेष को, या मैं सीधे सीधे कहूंगा हमारे मुस्लिम भाइयों को, गरीब मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। ये सब लोग जानते हैं। दूसरा एक सवाल और आता है कि आप ये बताइए, जरा 5 ऐसी योजनाओं के नाम बताइए कि जिन पे सरकार आने वाले 2027 का चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपकी यूएसपी बनेंगी? बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। मैं मानता हूं कि संपूर्ण विश्व में ऐसी योजना किसी के पास नहीं होगी जैसी नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड के रूप में लेकर आए जी। जो गरीब, वास्तव में गरीबी हमने भी देखी है। हम भी एक छोटी पृष्ठभूमि, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। हमने गरीबों को, आज भी बहुत लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके घरों में डॉक्टर को देने की फीस नहीं होती, लेकिन उन गरीबों को जो धन के अभाव में बीमारी के कारण दम तोड़ दिया करते थे, उन गरीबों को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज वो धन के अभाव में बीमारी से ग्रस्त होकर दम नहीं तोड़ते, आज वो अपने इलाज कराकर हॉस्पिटल से हंसते हुए अपने घर आते हैं। और उज्ज्वला योजना के माध्यम से देख लीजिए, कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि गरीब माताएं बहनें, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, किसी भी वर्ग की गरीब माताएं बहनें हो, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी, टाट में, उसारे में, छप्पर में रहने वाली मेरी माताएं बहनें, कि मैं गैस सिलेंडर पर रोटी बना पाऊंगी। वो गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। सौभाग्य योजना के माध्यम से, सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से गरीब बेटियों का विवाह कैसे हो, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की। और अपने न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं, यदि आप गिनने पे आएंगे तो बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो केवल और केवल गरीबों के कल्याण के लिए इस देश में लागू हुई है, जो आज तक कभी इस देश में ऐसी योजनाएं लागू नहीं हुई। दूसरा, 2014 के पहले का भारत आप कैसे देखते हैं? 2014 का पहले का भारत मैं ही नहीं, संपूर्ण विश्व कैसे देखता है आदरणीय योगेश जी, ये भी सबको भली भांति पता है। 2014 से पहले के भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जैसा 2 कौड़ी का देश देहाती औरत कह के संबोधित कर देता था। लेकिन 2014 के बाद के भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी अब मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। संपूर्ण विश्व पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करता है। किस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका स्वागत नहीं करता? किस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका सम्मान नहीं करता? ऑस्ट्रेलिया के पीएम उनको बॉस कहकर संबोधित करते हैं। अमेरिका, जो सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, उसके प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा सम्मान देकर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इज द बेस्ट पीएम।
तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और अभी मेरे प्रिय मित्र त्यागी जी ने बताया कि कोरोना का जिक्र किया। कोरोना के जिक्र के कारण ही इसी बात से आपकी जोड़ता हूं कि कोरोना में एक देश था न्यू पापुआ गिनी। कोरोना के समय हमने कितने देशों की मदद की थी, वैक्सीन भिजवाई थी, कितनी दवाइयां भिजवाई थी। उसी का परिणाम था कि न्यू पापुआ गिनी के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी के पैर संपूर्ण विश्व के सामने छुए थे। और कितना सम्मान चाहिए, ये पूरी दुनिया देख रही है। त्यागी जी, बीजेपी ये कह रही है कि 2014 के बाद इस देश के अंदर अमूलचूल परिवर्तन आया है और वास्तव में भारत ये कहें कि स्वर्णिम काल 2014 के बाद आया। आप इत्तेफाक रखते हैं? योगेश जी, पहले बात तो मैं आयुष्मान कार्ड के बारे में कहूँ। खुद सरकार की एजेंसी ने बताया सेम डिजिट के नंबर, मोबाइल नंबर 1 करोड़। तो ये पॉलिसीज मैटर का मामला है, यानी इसमें भ्रष्टाचार है। आप उन पे कार्रवाई कब करेंगे? अच्छी बात है, आप पॉलिसीज लेकर आए, पॉलिसीज में कुछ सही होता है, सरकार की योजना पे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार की योजना पे हम कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है। आपने कहा काला धन लेकर आएंगे, नोटबंदी से हम काला धन पकड़ में आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 370 से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहाँ है काला धन? ये सवाल पूछे जाना चाहिए। दूसरा, इन्होंने उज्ज्वला योजना कहा, खुद मोदी जी ने कहा कि महिलाओं को टीबी हो जाती थी गांव में। आप देखें 70% उज्ज्वला योजना के सिलेंडर, खुद सरकारी आंकड़ा गूगल करके देख लीजिए, वो सब उनके घर में रखे हैं वो सिलेंडर। और इन्होंने जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां जाके कहा 450 रुपए सिलेंडर देंगे, 500 रुपए सिलेंडर देंगे। यानी जहां चुनाव है वहां जाकर कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिलेंडर महंगा क्यों है? क्यों महंगा है? क्योंकि ये बिना मांगे वोट दे रहे हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान पे। और मैं इसके अलावा बात कहना चाहता हूं, इन्होंने मनमोहन सिंह जी के लिए कहा, जो अब दिवंगत है, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ये इनका कल्चर है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जिन्ना की मजार पे कौन गया था? कौन गया था जिन्ना की मजार पे? अपनी शपथ में देश का ऐसा कौन प्रधानमंत्री था जिन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी शपथ में बुलाया था? तीसरा, बिना बुलाए उनकी पोती की शादी में कौन गया था? कौन गया था वहां बिरयानी खाने? तीसरा। और चौथा, जो सबसे बड़ा दाग है वो ये है कि जब कांधार में विमान हाईजैक हुआ तो इस देश में इन आतंकवादियों को छुड़ा के कौन लेके गया था? और उन्हीं आतंकवादियों ने जो ये गोलियां चलवाई हैं, ये बताइए ये क्या सेटिंग थी? तो कौन मिला वहां पाकिस्तान से, आप बताइए। जी बिल्कुल। और क्यों बिजनेस चल रहे हैं वहां? क्यों वहां गूगल पे ऑन रिकॉर्ड है? क्यों वहां बिजली तक देने की बात है? खूब आया हुआ है। अब इन्होंने नॉर्म चेंज करे हैं। अभी आरोप है कि जो बॉर्डर है, जो राजस्थान का बॉर्डर है, और सोलर पैनल के उसमें इन्होंने जो इनके चंद खास जो पूंजीपति हैं, हम दो हमारे दो वाले, उनके लिए पूरी बॉर्डर का कानून ही चेंज कर दिया। तो आप ही देखिए। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, हमारे भाजपा के साथी हैं, ठीक है अपने पार्टी के पॉइंट रखते हैं, लेकिन मैंने याद दिला देना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ तो एक ओलपिन की फैक्ट्री नहीं थी, खड़ंजा नहीं था गांव में, चक्रोट थी, अस्पताल नहीं थे, जच्चा बच्चा की मौतें हो जाती थी। हमारे खुद पिता उस दौर में जब पैदा हुए तो वो घरों में पैदा हुए थे, माओ की मौत हो जाती थी, बच्चे की मौत हो जाती थी। गांव में सरकारी अस्पताल पहुंचाने का काम करा, जच्चा बच्चा दर में हमने सुधार कर दिया। धन्ना सेठ का बच्चा के साथ गरीब और किसान मजदूर का बच्चा साथ में बैठ के पढ़ने लगा, हमने गांव में प्राइमरी स्कूल पहुंचा दिया और विश्वविद्यालय तक का निर्माण करा, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज का सबका निर्माण करा, जहां आज भी 2000 से 3000 रुपए सालाना फीस है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा मेरठ में, जहां 10,000 रुपए की MBBS है, और यही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहां 1 करोड़ रुपए का पैकेज है। ये तो कांग्रेस ने दिया। 89 तक सैकड़ों ऐसे डिग्री और इंटर कॉलेज का निर्माण कराया। खुद हमारा भी खुद मैनेजमेंट का इंटर कॉलेज है जो गवर्नमेंट एडेड है। आपने कितने करा? आप पूरा उसे पूंजीपति के तौर पर लेके चले गए। और आप करते हैं उज्ज्वला योजना की बात। जब इस सरकार ने बजट ही कम कर दिया तो आप सिलेंडर कहां से देंगे? 6% GDP का शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, जब आपने उसका बजट ही 4% कर दिया तो आपका एजुकेशन सेक्टर कैसे बढ़िया होगा? आप बताइए ना। आपने डिफेंस सेक्टर की बात है, जब उस पर खर्चा होना चाहिए 10 से 12%, आप वहां 2.5% कर रहे हैं, तो आप बताइए हम लड़ेंगे कहां? किससे लड़ेंगे? जुमलेबाजी से लड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये आंकड़ा खुद इनका है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए 70 साल में कर्जा माफ हुआ, और 10 साल में इन लोगों ने 14 लाख करोड़ कर्जा माफ करा। टेररिज्म के मुद्दे पे आप बीजेपी कैसे देखते हैं? हम कहना चाहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं इस मुद्दे पर, तो हम साथ हैं, क्योंकि देश का मामला है। हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे इनकी तरह। हम चाहते हैं 1 सर के बदले में 10 सिर आए। दूसरा, ये कहा जाता है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में चीज़ें सामान्य हो गई हैं और आतंकवाद की कमर आप लोगों ने तोड़ दी है। लेकिन पहलगाम का हमला हो, पुलवामा का हमला हो, और इसके पहले भी आतंकी हमले हुए हैं, उन पे सवाल तो निश्चित तौर पर उठ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे?
देखिए योगेश जी, अभी मैं अपने कांग्रेसी मित्र को सुन रहा था और अभी कितने सारे झूठ इन्होंने बोले कि कांग्रेस, हमारे नेता कहते हैं कि आतंकवादियों के 10 सर लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। अभी आज मैं एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से हुआ है। इस कांग्रेस की मानसिकता को दिखाना चाहता हूं, यदि जूम करके दिखाई दे तो ये ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है कि जिम्मेदारी के समय गायब, और नरेंद्र मोदी जी का सर गायब इन्होंने कर रखा है इस ट्वीट में। मैं इनकी मानसिकता ये दर्शाना चाहता हूं कि जिस प्रकार आतंकवादी नारा लगाते हैं कि सर तन से जुदा, उसी प्रकार कांग्रेस ने आज सर तन से जुदा करके वो बाकायदा दिखाया गया है। इनके नेता मीडिया के सामने कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला करो, लेकिन इनकी असली सोच जो है, अब या तो इनका ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा है, या तो इस बात की जानकारी राहुल गांधी जी को करनी चाहिए, और या ये सर तन से जुदा। उधर तो पाकिस्तान का विदेश सचिव जो वहां पर बैठा है, उच्चायुक्त एम्बेसी में जो बैठा है, वो भी अभिनंदन का फोटो दिखाकर कह रहा है सर तन से जुदा। उधर कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी, अब ये तो इनको सोचना पड़ेगा कि कहां सच्चाई है, कहां झूठ, कौन झूठ बोल रहा है। इनकी मानसिकता इस ट्वीट से दर्शा रही है कि इनकी सोच क्या है आतंकवादियों के प्रति, ये कैसी सोच रखते हैं। योगेश जी, जो ट्वीट किया गया योगेश जी, राहुल गांधी जी ने मांग करी सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी हों, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं, वो सरदार हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं, प्रधानमंत्री का, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं, वो मैंने अभी देखा नहीं है, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं। ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम साहब नहीं थे, क्योंकि जब वो सऊदी से आए, आप मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि वो सऊदी से आए तो मीडिया वालों ने ये दिखाया कि वो सऊदी अरब से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका मन आहत है। तो हमको लग रहा था, देश की जनता को लग रहा था कुछ ना कुछ किया जाएगा, लेकिन वो उसके बाद कहां पहुंच गए? बिहार, चुनावी मोड में, और वहां से पाकिस्तान को लाल आंख दिखा रहे हैं। तो क्या सवाल करना भी इस देश में अब गुनाह हो गया? जो ये जितनी नाराजगी है कांग्रेस को पे दिखा रहे हैं, क्या इतनी नाराजगी इनको पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को पर नहीं दिखानी चाहिए? नहीं, क्या जो जनता मांग कर रही है, पाकिस्तान के आतंकियों के लिए तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, तो हम भी तो साथ खड़े हुए हैं। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कुछ गलत कह रहे हो तो आप बताइए। और आपका मन इस चीज में आहत हो गया, लेकिन आपने शुरुआत में ही वो कार्टून लगा दिया कि जाति नहीं धर्म पूछा, यानी आप चुनावी मोड में थे। कार्टून लगा जाता है इस समय पे इतनी दुख भरे क्षण में कि एक महिला सही, उसका घर वाला उसके बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है, उसके कोई इमोशन, वो समझ में नहीं आया कि वो क्या रिएक्शन दे। आपने उसकी फोटो में कार्टून लगा के जाति नहीं धर्म पूछा, क्योंकि आपके मन में छलता, आप उसे राजनीति के तौर पे भुलाना चाह रहे थे, जैसे पुलवामा के दौरान कहा था। भाइयों और बहनों, मतलब नहीं, इस चीज को तो आप स्वीकार करेंगे कि जब वो आतंकवादी हमला हुआ उसमें एक धर्म विशेष के लोगों को चिन्हित किया गया, उसमें एक धर्म विशेष के लोगों को गोली मारी गई। मैं कहना चाहता हूं कि हम हर चीज में साथ हैं सरकार के। इनकी मानसिकता ये है, हम हर चीज में साथ हैं सरकार इन्हें नहीं होती है। और मैं तो एक और बात पूरे देश ने ही नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व ने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा कि टीवी चैनलों पे किस प्रकार दिखाया गया एक एक परिवार की, उन परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। एक एक परिवार की बहन, एक एक परिवार की बेटी रो रो कर बता रही है कि हमसे पूछा गया कि तुम किस धर्म से हो, हमसे पूछा गया कि तुम मुसलमान नहीं हो, मुसलमान हो तो एक तरफ हो जाओ, हमसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, हमसे कहा गया कि कलमा पढ़ो, हमसे कहा गया कि उनका पैंट उतारकर खतना तक देखी गई, और ये कह रहे हैं कि भाजपा ने ट्वीट कर दिया कि धर्म पूछकर जाती। क्यों नहीं धर्म? पूरी दुनिया ने देखा कि धर्म पूछकर उनको मारा गया। तो इसमें भाजपा कहां गलत कह रही है? ये मैं भी बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं और कह रहा हूं, हम कह रहे हैं वाकई में धर्म पूछकर मारा कीजिए। हम एक बात कह देना चाहते हैं, अफजल गुरु को जो शहीद बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जो बुरहान वानी को शहीद बता रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह के से तुलना करके जो बताते हैं, उस विचारधारा वाले लोगों के साथ इन्होंने सरकार बनाई, महबूबा मुफ्ती के साथ। आतंकवादियों को उस दौरान पत्थरबाजी होती थी, उसके बाद क्यों बंद हो गई? आज पत्थरबाजी हुई क्या? उनको पैसा कहां से पहुंच रहा था? अगर हम ये सवाल पूछेंगे तो ये कहेंगे आप देशद्रोही हो। उसके बाद पत्थरबाजी क्यों बंद हो गई? और उसी दौरान क्यों पत्थरबाजी हुई जब आपकी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार थी? भाजपा आपसे सवाल तो एक मुफ्ती की कश्मीर में धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? देखिए, खुद नेहरू जी ने कहा था एक दौर के बाद ये हटेगी। आप समर्थन करते हैं इस चीज का? उसके हटने का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने हटाई, लेकिन जब धारा सुनो, जिस तरह से इन्होंने हटाई हम उसके साथ नहीं।
फिर कैसे हटे? जमहूरियत को साथ लेकर करने का था। कांग्रेस ने यही कहा, जब धारा 370 का मामला करना था तो सब लोगों को साथ मिलकर, सब लोगों को साथ लेकर, क्योंकि ये सरकार में है, जो सरकार में मुखिया होता है वो पूरी फैमिली का हेड होता है। तो इस समय जो देश के हेड हैं वो मोदी जी हैं। वो सिर्फ वो इस समय अपने आप को भाजपा के हेड या आरएसएस के हेड के तौर पे ना काम करें। वो ये देखें कि ये देश का जो एक एक बासिंदा है, वो चाहे किसी भी धर्म, मजहब, किसी नस्ल का है, वो इस देश का बासिंदा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके लिए कि जब वो देश का नागरिक बॉर्डर पे पहुंचा तो जिनके परिवार वाले मृत्यु हुई वो तो सरकार ने उनकी व्यवस्था करी, बाकी 65,000, 50,000, 30,000 के हवाई जहाज के टिकट पे पहुंचे, उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सवाल उठता है बजरंगी जी कि जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद एयर इंडिया ने अपने टिकट के रेट बढ़ा दिए और इसका सोशल मीडिया पे विरोध हुआ। जो आम लोग थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। देखिए योगेश जी, मैं एयर इंडिया के टिकट के पैसे बढ़ने का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये उनका अपना विषय है, ये एयरलाइन का अपना विषय है। एक इसका पक्ष ये भी है, मैं फिर कह रहा हूँ मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि यदि किसी चीज का जब ओवरलोड हो जाता है तो उनके पास ओवरलोड वही तो लोग गए थे, वही तो आने हैं वापस, और कोई विकल्प नहीं रहता। वही तो लोग वापस आने हैं। ओवरलोड कहां से हो गया? नहीं, उनसे ये केवल आप लोगों को जानकारी है, उनसे ऐसा कोई सिर्फ आने ही आने वाले थे, सिर्फ हिंदू सीधे क्यों आने थे? उनसे ऐसा कोई पैसा नहीं वसूला गया। वो एक सामान्य रेट पर ही आए, जो वो एक सामान्य रेट पर ही आए। बाद में जब वहां अफरी तफरी। योगेश जी, आप शायद, मुझे लगता है आपको भी जानकारी नहीं है क्या उन्होंने लूटा गया कि नहीं लूटा गया। एक चीज क्या सरकार को गाइडलाइन जारी करनी थी कि नहीं करनी थी? क्या आप लूटेंगे नहीं ऐसे समय में? एक सवाल हम आपसे और ये समझना चाहेंगे, आतंकवाद के मुद्दे पे मोदी सरकार को आप कितने नंबर देते हैं? चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या एयर स्ट्राइक की बात हो, जब बालाकोट पे हमला हुआ तो मोदी सरकार ने आतंकवाद का करारा जवाब दिया। इस बात से सहमत हैं आप? पुलवामा भी हुआ जी, हम कहना चाहते हैं कि जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई मोदी सरकार ने कभी की। कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? जब सर्वदलीय बैठक में आप पूछा गया ना, हमने कहा हम साथ हैं। कौन सी कौन सी कार्रवाई आपको हमने तो कहा है ना कि हम साथ हैं, तो कार्रवाई करें ना। कार्रवाई पूरे दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस को आज तक कार्रवाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक आज तक इन्हें नहीं दिखाई दिया। 2 टुकड़े कर दिए ईस्ट पाकिस्तान के, 93,000 सैनिकों का उन निकोड धैर्य रखिए, उन्हें जलील कर दिया। आप कीजिए ना, धैर्य रखिए। आपको किसने रोका है? ये राफेल किस लिए है हमारे पास? धैर्य रखिए, हर प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। टुकड़े भी होंगे पाकिस्तान के, लेकिन हम तो धैर्य रखे हैं पिछले 11 वर्षों में। धैर्य रखिए। दरअसल दिक्कत क्या है योगेश जी, हम तो चुनाव के नाम पे कांग्रेस की जो विचारधारा है उसे कोई लेना देना नहीं है कि कौन मरा है, उसे कोई लेना देना नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है कि देश की आत्मा पर चोट हुई है। लेकिन कांग्रेस को लेना देना है, शहीद हो रहे हैं, कांग्रेस को लेना देना है। आप लेकर आए हैं, मैं लेकिन ये सवाल हमसे करेंगे, पाकिस्तान से नहीं करेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 26 परिवारों से मिलने नहीं गए। एक परिवार जो मुस्लिम था उस परिवार से मिलने गए, उन्हें अपने वोटों की चिंता थी। दुखद बात है, एक परिवार से वो मिलने गए, लेकिन 26 परिवारों के आंसू उन्हें याद नहीं आए। 26 परिवारों के आंसू उन्हें दिखाई नहीं दिए, वो केवल एक परिवार से मिलने कश्मीर में गए। 26 परिवारों के आंसू कांग्रेस को नहीं दिखाई दिए। एक सवाल जो आता है कि जो पीड़ित हैं पुलवामा के, ऐसा आज तक आतंकी हमला नहीं हुआ कि चिन्हित करके आपको गोली मार दी जाए। क्या कांग्रेस के नेताओं का ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो वहां पे जाएं? गए राहुल गांधी जी, गए पहलगाम। हाँ गए ना, नहीं जो हिंदू परिवार जाएंगे, सब जगह जा रहे हैं। और दूसरा एक सवाल, शुरुआत तो वहीं से कर रहे हैं ना। आपसे भी होता है कि क्या प्रधानमंत्री को उन परिवारों से मिलने नहीं जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि जिस दिन से ये घटना हुई है, निरंतर गृह मंत्री जी, निरंतर नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री, निरंतर बैठकों का दौर और कार्य का दौर निरंतर चल रहा है। और ये आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री का भी अपना एक प्रोटोकॉल, मतलब उन्होंने आतंकवादी घटना कर दी, मीटिंग में कमी नहीं है। आप ये बात देखिए ना, भाषण देने में
नहीं है कभी अभी की दिक्कत। अरे भाई भाषण जो प्रस्तावित कर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ योगेश जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के भाषण में दिक्कत हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के घर में भी एक घटना हुई थी, माता जी का देहांत हुआ था, तब नरेंद्र मोदी जी अपनी माता जी का अंतिम संस्कार करके इस देश के काम में लग गए थे। और यही समय है कि वो किसी काम से चूकते नहीं है, वो उन्हें कोई हवाई यात्रा भी करनी होती है तब भी वो देश का काम करते हैं, लेकिन इनको वो काम दिखाई नहीं देता। इसे आतंकवादी देश तक घोषित नहीं करा इन्होंने। कांग्रेस की तरफ से ये विचार आया है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं करेंगे, इनके व्यापार है वहां। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं पूरी तरीके से? नहीं, पाकिस्तान को तो आतंकवादी देश हम मानते हैं और घोषित करते हैं, में बड़ी अंतर है। अरे पाकिस्तानी आतंकवादी देश पाकिस्तान भारत घोषित करेगा, यूएन घोषित करेगा, से बैठ के इंटरनेशनल लोग घोषित करेंगे, यूएन घोषित करेगा, भारत घोषित करेगा। भारत ने तो घोषित किया है, सोशल मीडिया में पाकिस्तान में रहते हैं, आपके आकाओं के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, गांधी ने कैसे सहन कर लिया। लेकिन जब सोशल मीडिया से लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस के लीडरों के नेताओं के आका, कांग्रेस के नेताओं के आकाओं के, कांग्रेस के आकाओं के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए आंसू बहाए जाते हैं, आतंकवादियों जी कहा जाता है, जाकिर नाइक जी कहा जाता है, बाटला हाउस पे इनकी आका सोनिया गांधी रोती है, तो उस पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित होने देंगे? ये पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में रोते फिरते हैं, डरता है पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में रोने वाली कांग्रेस, आतंकवादियों के लिए पूरी दुनिया में रोने वाली कांग्रेस उसको आतंकवादी घोषित होने देगी? जो ओसामा बिन लादेन एक दुर्दांत आतंकवादी को जो ओसामा जी कहकर संबोधित करती हो, जो जाकिर को नाइक एक दुर्दांत अपराधी को जो जी कहकर संबोधित करते हो, बाटला हाउस के आतंकवादियों पर आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी, बाटला हाउस पर आतंकवादियों पर आप बताइए आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी पाकिस्तान को बर्दाश्त ये कौन लोग हैं जिस वजह से ये कौन लोग हैं जो आतंकवादियों के लिए रोते हैं? ये कौन लोग हैं जो आतंकवादियों के लिए रोते हैं? ये कौन लोग हैं जो आतंकवादियों के लिए रोते हैं? क्यों रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिन्हें बुरहान वानी में अपना बहनोई दिखाई देता है? ये कौन लोग हैं जो याकूब मेनन में जिन्हें अपना रिश्तेदार दिखाई देता है? ये कौन लोग हैं जरा बताएं जो सर्व से जुदा समर्थन करते हैं? ये कौन लोग हैं जो विदेशों में जाकर भारत की साख पर बट्टा लगाते हैं, जो विदेशों में जाकर भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, अपनी भारत का सम्मान घटाते हैं? ये कौन लोग हैं? पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं घोषित करेंगे। अबन्यू जी पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं करेंगे। एक सवाल आपसे है, एक सवाल ये है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश पाकिस्तान जो 2014 के पहले या 2014 के बाद से आतंकवाद नहीं कर रहा, उसका पुराना धंधा है। 1947 आप शहीदों के आंकड़े देख लीजिए योगेश जी। आप सुनिए, हम कह रहे हैं कि सर पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ दीजिए। पाकिस्तान से आप क्यों नाराज हो रहे हो? अगर हम कह रहे हैं कि बदले 10 सर आए, हम नाराज नहीं, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हम आपके साथ हैं, आपको लगा रहे, हमने तो कभी साथ दिया ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? आतंकवाद क्योंकि आप तो विपक्ष में रहते थे, हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। आतंकवाद के मुद्दे पे पूरा देश जो हमारे लोगों जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार में किसी आतंकवादी को पनाह देने वाले का किसी एक का घर उड़ाया गया क्या? कांग्रेस की सरकार में आतंकवाद को पनाह देने वाले एक का घर उड़ाया गया क्या? आज तक कांग्रेस सरकार में कोई एयर स्ट्राइक की क्या? जरा इनसे कोई पूछ देखे, आज तक सिंधु नदी का जल रोका गया क्या? आज तक इस देश के इतिहास में मुझे बता दीजिए क्या आज ये नरेंद्र मोदी जी की बदौलत है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का परिवार विदेशों में भेजकर जा रहे हैं, उनकी टैंक भी हुई पड़ी है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। लेकिन आतंकवादियों के रिश्तेदार, उन्हीं आतंकवादियों के रिश्तेदार, बाटला हाउस के आतंकवादियों पर रोने वाले, आतंकवादियों का निरंतर समर्थन करने वाले, हम आपके साथ हैं, तन से जुदा नारे का समर्थन करने वाले लोग हम इस देश के लिए शहादत देने को तैयार हैं। इस देश के लिए शहादत देने वाला आतंकवादी परिवार है। हम लोग तैयार हैं। आप लोग चाहे सोशल मीडिया पे लड़ लो, लेकिन हम तैयार हैं। हम इसलिए तैयार हैं क्योंकि इस देश के लिए कुर्बानी दी कांग्रेस पार्टी ने। हम कह रहे हैं नाम पूछ के त्यागी जी अपने आकाओं से पूछ लीजिए, अपने आकाओं से पूछ लीजिएगा, अपने आकाओं से पूछ लीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा सोनिया आंटी माइनों से, एक बार आंटी माइनों से पूछ लीजिएगा क्या आप आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं क्या?
उनकी नस्ल एक खत्म बार कर दीजिए। खड़के से पूछ लेकिन लीजिएगा। नहीं, आप हम पे घेरेंगे क्यों? क्योंकि आपको वहां बिजनेस करना है। कहीं ऐसा जब ना हम हो, कहेंगे कि नाम पूछ के मारिए, कहीं आप क्यों ऐसा नहीं ना मार रहे? हो कि यहाँ आप क्यों नहीं मार रहे? आतंकवादियों के खिलाफ यानी आपके बोलकर मन में सोनिया गांधी, एंटिनो है। बाइनो जी आपको चले सस्पेंड कर दें। आप व्यापारी क्योंकि हैं, उन्हें आतंकवादियों आप के लिए व्यापारी आंसू बहाने होते हैं। और हम राष्ट्र देखते हैं। वो आतंकवादियों के लिए आंसू भी बहाने हैं उन्हें। हम जानते अभी हैं। आंसू बचाकर रखे हैं उन्होंने आतंकवादियों के लिए बहाने के। कुर्बानी दी देश के लिए। अंतिम में अब डिबेट बहुत ज्यादा बढ़ाने का मतलब है नहीं, चूंकि पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद सभी के दिलों में बहुत गुस्सा है और ये गुस्सा आप हमारे दोनों जो पैनलिस्ट इन पे देख रहे हैं कि हर पूरा देश ये चाहता है कि आतंकवाद को लेकर सरकार कठोर कदम उठाए और पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा जवाब पूरे हिंदुस्तान जो है वो दे जिससे पाकिस्तान को हमेशा ये याद रहे कि आतंकवाद अब हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं। फिलहाल अभी डिबेट को यहीं रोकते हैं, अगले फिर किसी मुद्दे पर आपके सामने हम आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।